यावर मगरमच्छा का समंदर में जिसने भी कदम रखियो वो जिंदा पार नहीं आ सकियो। दूरों हर चमकती चीज मुझ सोने लगे यावर, पर उसका अंदर उबलती आग का एहसास तिना तद होगा जब तेरा सीना सड़ के तंदूर हो जाएगा। और जब यह लालच की चिंगारी शोला बन गई ना, फिर तिना रात भी त्याड़ी दिसेगी। भूल जाएगा तिनू अपना इस शहाना अंदाज। तो मेरे हरू तुम भी इस लालच का दलदल में डूब हो जाएगा। ऐसा डूबेगा कि फिर कभी बाहर नहीं आ सकेगा। तो गुड़की में फंसा हुआ पखेरु नालो तड़पेगो यावर, तड़पेगो। मेहनत को राहें और मंजिलों को आसमां रखते हैं। अपने अभिनय से हम अदाकारी को जवा रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आज जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए आई है, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पर यकीन मानिए उनकी तारीफ किए बिना हम रह भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, एक डायरेक्टर, राइटर, एंकर, इवेंट मैनेजर और एक बेहतरीन एक्टर जिन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा न सिर्फ यहाँ लोकल मूवीज में मनवाया है बल्कि बॉलीवुड में भी बनवाया है। और सबसे और अहम बात, एक साफ और नेक इंसान जो अपने माँ के लाडले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इरफान चौधरी से। इरफान जी, सबसे पहले तो आपका द राइट न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच हिमानी जी, और राइट न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। इरफान जी, एक लड़का जिसको अदाकारी में कोई रुचि नहीं थी, फ्रेशर्स पार्टी में डांस करता है और वहां से उसका सफर जो है वो चल पड़ता है। थोड़ा सा हमें अपने सफर के बारे में बताइए कि कैसे वो सब मुमकिन हो पाया। हालांकि मतलब इस फील्ड में आने का कभी सोचा भी नहीं था। बस बीसीए के दौरान हमारी एक फ्रेशर पार्टी हुई कॉलेज में, तो तब वो सलमान का सॉन्ग बहुत ओ जाने जाना, तो वो एक डांस परफॉर्मेंस वहाँ पे किया। तो वहाँ पे हमारे टीचर थे एक राकेश जी, तो उन्होंने मेरे को थिएटर ज्वाइन करवाया। बस वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। तो उसके बाद फर्स्ट सीरियल मैंने 99 में किया, बारूद के सौदागर। तो उसके बाद फिर मॉडलिंग में, तब शक्ल अच्छी हुआ करती थी तो मॉडलिंग में, उसके बाद डांस बहुत काफ़ी देर मैंने डांस किया, तो तब से चल ही रहा है कुछ ना कुछ। आपने मतलब आपको पहला जो ब्रेक है बॉलीवुड में, वो कैसे और किस तरह मिला? देखिए, सबसे पहले मैंने डीडी कशीर का 99 में सीरियल किया, बारूद के सौदागर। उसके बाद जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी बॉलीवुड में, सिकंदर करके 2010 में जी। तो वो मुझे मिली सबसे पहले, वो मेरा बॉलीवुड का पहला काम था जी। उसके बाद फिर मेरी ज़ियारत एक फिल्म आई, उसमें मैं मेन लीड में था, और ज़ियारत को अभी तक मुझे लगता है कि 40 से भी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसके बाद बालाजी में पहुंचे, बालाजी में बहुत काम किया, लेकिन घूम फिर के फिर वापस जम्मू आया, तो अभी यहीं से काम कर रहा हूँ। वापस आने का कारण क्या था? मतलब अगर बॉलीवुड में आपका अच्छा खासा नाम हो रहा था, आप अपने पैर जमा रहे थे, तो फिर वापस आने का आपने क्यों सोची? 2015 में मेरा एक डेली सोप चल रहा था उस पे एंड पिक्चर्स पे, कलश करके। तो उस दौरान ईद थी, तो मैं काफ़ी देर के बाद घर वापस आया, तो उसी दौरान पता चला कि मेरे फादर जो है वो कैंसर उनको है। तो उसके बाद मैं आज तक वापस नहीं गया। ओके, तो उसके बाद जब आपने कैसे यहाँ पे कैसे शुरुआत की? आपने क्या सोचा कि अब मुझे यहाँ आके कैसे और कहाँ से शुरू करना है? एक्चुअली 2009-10 से हम लोग का एक एड एजेंसी थी, अत्य आर्ट्स करके। तो हम लोग वो एड्स बनाया करते थे यहाँ पे, उसमें पंजाब और यहाँ की लोकल एड्स थी। फिर मैं बॉम्बे चला गया, जब वापस आ गया तो मार्केट अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बाहर था। फिर वापस आदित्य आर्ट्स को लेके आए, तो उस दौरान मैंने फिर एक चीज़ किया, मैंने अपनी एक इवेंट कंपनी 9 प्लैनेट्स एंटरटेनमेंट के नाम से जो है वो इवेंट कंपनी बनाई। तो मैंने इवेंट्स वगैरह शुरू किया, लेकिन इस दौरान फ़ायदा ये हो गया था कि आपको काम करने के लिए बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया है, आपका ऑनलाइन सब कुछ यहीं पे है, तो आपको ज़रूरत नहीं है जाने की वहाँ पे। तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प हुई मेरे को। आप एक डायरेक्टर भी हैं, साथ में एक राइटर भी है,
ये जर्नी कैसे शुरू हुई, एक्टिंग से बाद में डायरेक्शन और राइटिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, जब हम एड कंपनी में थे तो था कि दिमाग में कुछ नया करेंगे। तो हम लोग के पास यहाँ पे कंटेंट राइटर्स नहीं है, तो हमने स्टार्ट खुद से ही किया। हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनाया करते थे एड्स के लिए, तो राइटिंग का स्किल वहाँ से आ गया। डायरेक्शन एज सच मेरे को ना डायरेक्शन में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा जी। क्योंकि हमने अपनी पूरी लाइफ ना एक्टर मतलब एक स्टारडम देखा हुआ है। तो डायरेक्शन में फिर लेकिन मैंने जब डायरेक्शन में आया फुल फ्लेज फिल्म लेके, फर्स्ट फिल्म, क्योंकि मेरे फादर की जो डेथ हुई वो अप्रैल में हुई थी। ओके। तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद मेरे पास करने को कुछ था नहीं। तो हंगर वो फिल्म थी जो मैंने काफ़ी साल पहले सोचा था कि बॉम्बे में कुछ पैसा कमा के उसके बाद मैं ये फिल्म बनाऊंगा। तो वो फिर डायरेक्शन में आ गया, फिर डायरेक्शन का नशा लग गया मुझे। मैं अभी इसी पे आ रही थी। आपकी जो ये हंगर फिल्म है, इसको अभी हाल ही में हुए इंटरनेशनल जम्मू फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड्स भी मिले हैं। कितना आपको अपने ऊपर प्राउड होता है कि डायरेक्शन मेरी और पहली ही डायरेक्शन में मुझे अवार्ड मिल गया? तो सच्ची बोलूं, हंगर मैंने सोच के नहीं बनाई थी कि इस फिल्म से मुझे अवार्ड लेने हैं, बट मेरी पहली स्टोरी थी एज ए राइटर ये। जब मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लिखा करता था तो मतलब फर्स्ट स्टोरी थी तो शायद मेरे दिल से जुड़ी हुई थी। बट हंगर को अभी तक जम्मू के अगर छोड़ दें तो बाहर से लगभग 14 से 15 अवार्ड्स मिले, लेकिन उन अवार्ड्स की मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे जम्मू फिल्म फेस्टिवल में हुई, क्योंकि अपने घर में अवार्ड लेना दैट मीन्स समथिंग, वो अपने आप में अचीवमेंट है। हालांकि पाइनवुड स्टूडियो लंदन में 1 हफ्ता फिल्म चली हमारा और टिकटिंग शो हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। बट लेकिन अपने घर का मजा ही कुछ, और अदरवाइज लोग क्या कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या कर लिया, अपने घर में तो कुछ कर नहीं पाए। तो होम पिच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो एक अलग फीलिंग थी। क्योंकि वो जो फेस्टिवल था वहां पे वो क्लीन स्वीप मार गई थी, सारे जितने अवार्ड्स थे वो हंगर को ही मिले। वाओ, वाकई में बहुत बड़ी बात है ये। इरफान जी, मैंने भी ये मूवी देखी है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन है, अदाकारों ने भी अदाकारी जो अपनी की है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है, बेहतरीन एक्टिंग की है। ये आपके दिमाग में ये स्टोरी आई कैसे? क्या ये रियलिटी से इंस्पायर थी या बस आपने लिखा और लिखते चले गए? नहीं, कहीं ना कहीं रियलिटी थी ये, क्योंकि 2008-9 में मेरा ऑफिस यहाँ पे जानीपुर में हुआ करे, क्योंकि मैंने BCA किया था। तो मैंने अपना प्रोफेशन सोचा था चलो मैं कंप्यूटर रिलेटेड ही लूँ। तो वहाँ पे जो वो स्लम के लोग, सब लोग वो सौगात के सामने वो सब लोग वहाँ पे होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें वहाँ से मैंने ग्रैब की। और बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं बाद में एज ए राइटर, हालांकि वो हम लोग समाज में देखते रहते हैं, जैसे वो भीख मांगने वाला है, हम कभी नहीं सोचते कि हम लोग जो है उनकी सही में मजबूरी हम धिक्कार देते हैं। एक शराबी का कैरेक्टर है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स डाले। एक छोटे बच्चे का कैरेक्टर है जब उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे, क्योंकि आजकल ये चीज़ें हो रही है। तो ये सारी चीजें फिर, क्योंकि एज ए राइटर मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि स्टोरी में कुछ नहीं था, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी बनी है। बट एज ए डायरेक्टर मुझे अपने आप को प्रूव करना था। तो मेरे पास ही, क्योंकि आपको एज ए डायरेक्टर तो कोई लेगा नहीं, बट लकीली नितिका अग्रवाल जी थी जो प्रोड्यूसर हैं, को प्रोड्यूसर इस फिल्म की, उन्होंने पैसा लगाया, हमने टीम बहुत अच्छी बनाई। पहली फिल्म थी तो मुझे था कि अच्छे तरीके से बनाऊं। तो समीर भैया वो तो लेजेंड है, सिनेमेटोग्राफर, मेरे जीजू थे जो इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हुआ है, मुजफ्फर भट्ट, और सारे आर्टिस्ट मिलके एक चीज़ इसमें हमने सिर्फ की, हमने सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट लिए। हमने ऐसा नहीं है कि बजट बचाने के लिए आप खड़े कर दो किसी को भी, लेकिन वो चीज़ प्लान थी कि हमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट ही लेने हैं, सो दैट कल को मेरे लिए एक चीज तो बन जाए, मैं किसी को दिखा सकूं कि भाई ये मेरी डायरेक्शन है। अदरवाइज फिर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो, प्रोड्यूसर का भी पैसा वेस्ट कर रहे हो। आपकी अभी रिसेंटली एक और मूवी आई महबूब, जिसने अभी धूम मचाई है पूरे जम्मू में। आपको क्या लगता है, अभी रिसेंटली थोड़ा ना जम्मू की जो फिल्में, जो लोकल मूवीज है, उसका रुख जो मतलब इंटरेस्ट लोगों में है वो ज्यादा हो रहा है, पहले ऐसा नहीं देखने को मिलता था। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये यूथ जो आज के हैं उनके लिए अब इजी प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा? देखिए, इजी प्लेटफॉर्म तो है, बट कहीं ना कहीं
पैसे की बात आती है, अगर आपके पास प्रोड्यूसर है या आप अपनी जेब से पैसा लगाते हो, सबसे पहले आप सोचो कि मेरी रिकवरी क्या है। देखो शौक के लिए आप एक बार फिल्म बना रहे हो, मैंने शौक के लिए एक बार फिल्म बनाई, महरूम के जो हमारे पवन सर है, पैसा लगा, ऑब्वियसली बिना पैसे के बनेगी नहीं, उन्होंने थिएटर तक भी पहुंचाई। तो सब लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन कब तक? हमारे पास स्क्रीन्स नहीं है, महरूम एक स्क्रीन पे रिलीज हुई, आप कब पैसा पूरा करोगे उसका? हमें काम करना पड़ेगा सबको मिलके, एटलीस्ट हमें स्क्रीन्स मिल जाए तो कम से कम कुछ तो पैसा रिकवर हो जाएगा। मतलब आज तक की सबसे बड़ी फिल्म जो थी गीटिया, और मतलब इसमें कोई दो राहे नहीं कि वो बहुत बड़ी हिट थी, मगर पैसा उनका भी पूरा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों के पास स्क्रीन ही नहीं है। तो माफ कीजिएगा, इससे इसका मतलब उपाय क्या है? मतलब कैसे हम अपनी स्क्रीनिंग बढ़ा सकते हैं? देखिए वो तो सरकार से बात करें, क्योंकि हर स्टेट में आपको रीजनल सिनेमा के लिए आपकी अलग कैटेगरी रहती है, आपको स्क्रीन्स मिलती है। आज के टाइम में सलमान की या किसी की भी फिल्म भले ही फ्लॉप हो, लेकिन वो इतने थिएटर्स में रिलीज होती है थ्रू आउट इंडिया कि कहीं ना कहीं उनका पैसा सारा पूरा हो जाता है, वो कमा के निकल जाते हैं। और हमारी एक अच्छी फिल्म भी होती है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, एट द एंड आपको तसल्ली है कि आपने थिएटर में फिल्म लगा ली। क्या इसका एक रीजन ये भी है कि फेस वैल्यू जो होती है उस पे भी फिल्म चलती है? देखिए, अगर आप देखो दो कैटेगरीज हैं, अगर एक आपकी रीजनल कैटेगरी है, दूसरी आपकी इंडियन सिनेमा कैटेगरी है। इंडियन सिनेमा में आपका तेलुगु, बॉलीवुड, कन्नड़, पंजाबी, यहाँ तक पंजाबी भी आता है। उस स्ट्रीम पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं फेस वैल्यू की जरूरत है, लेकिन रीजनल के लिए तो सभी को पता, क्योंकि वो हमारी रीजनल है, रीजनल अपना लैंग्वेज कोई भी हो सकती है उसमें। तो रीजनल लेवल पे तो मुझे लगता है कि जितने लोग काम कर रहे हैं सबकी एक अपनी फेस वैल्यू है ही, तो फर्क तो पड़ता है कहीं ना कहीं। इसलिए अब होता क्या है मेजरली कि जब बाहर के लोग यहाँ पे काम करने आते हैं तो हम लोग सिर्फ क्राउड के लिए होते हैं, हम लोग लड़ते ही नहीं उस चीज के लिए कि हम मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देते। अब ऐसा नहीं है कि हम में कमियां नहीं है, हम अगर यहाँ बैठे बॉम्बे का काम करें दैट मींस हमने भी कुछ अचीव किया है, तो कहीं ना कहीं गलतियां हमारी भी हैं उसमें। तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप खुद को आप नेशनल सिनेमा तक पहुंचा दो, जैसे महरूम के थ्रू किया, क्योंकि वो इंडियन सिनेमा कैटेगरी में रिलीज हुई। वाओ। इरफान जी, आपका जो ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अब वो क्या है? अब आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, एक बड़ी फिल्म पे तो अभी मैं हाथ नहीं डालूंगा, अभी छोटी छोटी फिल्म बनाऊंगा, और मुझे सोशल कॉज पे काम करना अच्छा लगता है। अभी एक मेरी एक स्टोरी है, मेरे पास 2 स्टोरीज हैं जो अभी ऑन फ्लोर जाने वाली हैं। अ लव स्टोरी ऑफ एन आर्टिस्ट, ये रियल स्टोरी है, तो रियल स्टोरी बेस्ड है, अभी वो है। और दूसरा, आजकल जो माहौल चल रहा है हमारे पूरे हिंदुस्तान में, बुरा कौन करके एक फिल्म में बना रहा हूँ। हम हर किसी को बोलते हैं कि हिंदू बुरा है, मुस्लिम बुरा है, तो कॉन्सेप्ट फिल्म का ये है कि आपके लिंक में सो बीइंग ए हिंदू आपके बहुत सारे मुस्लिम दोस्त होंगे, कौन बुरा है? बीइंग ए मुस्लिम मेरे बहुत हिंदू फ्रेंड होंगे, तो बुरा कौन? तो अगर हम वो चीज देखें तो कोई भी बुरा नहीं है, तो ये सिर्फ हमारी सोच, हमारी सोच में डाला जाता है ये, तो बुरा कोई भी नहीं है। तो एक फिल्म है, बहुत अच्छा 2 बच्चों की स्टोरी है, वो 2 फैमिलीज और 2 बच्चों की फ्रेंडशिप है, हिंदू और मुस्लिम बच्चा है। तो वो माहौल चल रहा होता है कि एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जाते हैं, बुरा कौन बुरा कौन, एंड में बुरा कोई भी नहीं होता। तो हमारे अंदर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं। आपने अभी बोला और मैं थोड़ा विजुअलाइज कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक वाकई में इसकी जरूरत है, शायद ये नीड ऑफ द टाइम है, नीड ऑफ द टाइम है अभी है। बिल्कुल। इरफान जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जब मैंने हंगर की बात की कि मैंने प्रोफेशनल आर्टिस्ट लिए, अब ये है कि कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं, वो भी एक बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं। देखिए, अब मैं प्रोफेशनल की बात करता हूँ। मेरे जो फिल्म में थे प्रोफेशनल, मतलब जिनको एक्टिंग स्किल्स पता है, और उसमें से कोई नामी ग्रामी नहीं था। मेरी फिल्म की हीरोइन थी, उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया था। मेरी फिल्म में और आर्टिस्ट है, एक आदित्य भानु जो थे वो सीनियर थे, ललिता तपस्वी जी वो सीनियर थे, दिलशाद शाह जी उसने काम किया है, बाकी मैं भी न्यूकमर ही था। तो मैंने ये कैरेक्टर, मतलब फ्रेशर्स को भी थोड़ा सा हाँ, मेरी फिल्म अगर पूरी फिल्म देखोगे तो उसमें
मोर देन 60% जो आर्टिस्ट थे वो फ्रेशर ही थे, उन्होंने स्क्रीन पे काम नहीं किया। Okay. हाँ, थिएटर में काम किया, स्क्रीन पे काम नहीं किया। मतलब प्रोफेसर का कहने का मतलब ये था कि ऐसे ही नहीं कि कोई भी डायलॉग को आप खड़े कर दो किसी को भी, एटलीस्ट उनको डायलॉग सेंस होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो इरफान जी, आपने थिएटर में भी काम किया है, आपने बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है, लोकल मूवीज में भी काम किया है, उसके साथ साथ आपने सीरियल में भी काम किया है। इनमें आपको डिफरेंस क्या लगता है, और आपका जो मतलब फेवरेट है वो कौन सा है, किसमें आपको ज्यादा मजा आता है काम करने में? देखो, बीइंग एन अगर एज एक्टर बात कर लूँ तो मुझे सीरियल्स में, क्योंकि एक तो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप सीरियल करते हैं, जैसे मैं मुंबई में था, तो आपका डेली सोप मिल गया, आपका एक अमाउंट फिक्स हो गया हर महीने का, ठीक है। और हम अल्टीमेटली दो ही चीजों के लिए काम करते हैं, फेम और पैसा। सीरियल में सब कुछ है। आप सीरियल करते हो, आप घर घर में घुसे पड़े हो, आपकी फिल्म आई कब गई कब चली गई पता ही नहीं चलता। तो सीरियल की तरफ मुझे था, इसीलिए जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो 10-11 दिन मैं बॉम्बे घूमा, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज थी, मुझे सिर्फ बालाजी के साथ काम करना है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस ही वही है। एंड 11th डे आई वाज ऑन द सेट। तो क्या आपको ऑडिशन वगैरह देना पड़ा कि कैसे आप किसी के थ्रू मुझे वहाँ पे उनके क्रिएटिव हेड जो है उनका लीला चौबे नाम था, उनका नंबर मिला खाली, तो मैंने 3-4 बार कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने रोज सुबह दोपहर और शाम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, मतलब वो सिलसिला 3-4 दिन चला। तो एक दिन मैसेज आ गया, अरे भाई है कौन तू? तो मैंने बोला मैम ऐसे ऐसे जम्मू से आया हूँ, तो मैं एक्टर हूँ, तो मिलना था। कहता भाई मतलब ऐसा था ना, भाई आजा तू ऑफिस है, टॉर्चर कर दिया। तो फिर मैं मिला उनसे, तो उन्होंने क्लियरली बोला मुझे कि क्या बोलते हैं, हम एकदम से तो काम दे नहीं सकते, पहले एक एपिसोड मिलेगा, फिर 2 मिलेंगे, फिर तो ग्रेजुअली हम लोग बढ़ाएंगे। तो वो काम मिला, बहुत सारे सीरियल्स किए, और फाइनली कलश मेरे को डेली सोप मिला, बट वो कर नहीं पाया मैं, क्योंकि मुझे फिर फादर की वजह से वापस आना पड़ा, और उसके बाद मैं ब्लैक लिस्ट हो गया। ओके। क्योंकि मैं 2 दिन के लिए आया था, बट उसके बाद फिर पता चला कि फादर का लास्ट स्टेज है। तो अभी बालाजी में क्या होता, आपका आइरिस स्कैन भी था तब। अच्छा। तो मतलब आप तो मेकअप करके प्लास्टिक सर्जरी करके भी नहीं जा सकते, आपके पूरा फिंगर स्कैन रहता है उनके पास डाटाबेस। तो वो मैं ब्लैक लिस्ट हो गया, मतलब मैं दोबारा बालाजी में काम नहीं कर सकता। बट उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपको माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। तो अब देखिए, मैंने वो शायद मेरे पास आज पैसा बहुत ज्यादा होता अगर मैं होता, लेकिन मेरे पास माँ बाप की दुआएं नहीं होती। और वो उस वक्त ऑप्शन था कि मैंने उनको चुना, और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे आज तक किसी चीज की कमी नहीं रही, मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है। देखो, ये जीवन उन्हीं का है ना। अगर मैं यहाँ से उठ के बॉम्बे पहुंचा तो वो उनकी मेहनत थी, उनकी तरबियत थी, कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को, तभी आप वहाँ पे पहुंचे, अदरवाइज कहाँ पहुंचते। बिल्कुल, और कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं आई स्वेयर में कभी डायरेक्टर नहीं बनता, क्योंकि मैं फिर एक्टर ही होता, आराम से वैनिटी वैन में बैठे हो, आपका मैनेजर आ रहा है, वो बता रहा सीन क्या है, तो उधर ही पड़े रहते थे। तो फिर डायरेक्शन में नहीं आते। मेरी इवेंट कंपनी, बहुत सारी चीजें ना लिंक्ड होती हैं, ऊपर वाले के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, तो हमें वेट करना चाहिए, राइट टाइम का वेट करना चाहिए। अगर मैं 2012 में वो फिल्म बनाता तो शायद, क्योंकि तब कॉन्सेप्ट नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, अवार्ड्स नहीं मिलते, तो कब आती कब जाती पता ही नहीं चलता। वही हर चीज का एक राइट टाइम, हर चीज का एक राइट टाइम होता है, राइट न्यूज की तरह राइट टाइम। बिल्कुल। इरफान जी, ये तो हो गई आपकी फिल्म्स की बात और आपकी जाती जिंदगी की बात। अब आपके फिल्म का एक डायलॉग हो जाए। तो एक डायलॉग था, मैंने एक गोजरी, हालांकि मेरे को गोजरी नहीं आती, तो कयूम राजा सर है, उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर था, तो मेरे को पर्सनली ना नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत पसंद है करना, क्योंकि मुझे लगता है मुझे उसमें ना मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं जैसा हूँ वैसा ही, मतलब रियल लाइफ में मैं हीरो हो सकता हूँ, मतलब स्क्रीन पे मेरी हीरो वाली लुक ही नहीं है। तो वो एक डायलॉग था, नेगेटिव डायलॉग है, वो बताता हूँ। यावर मगरमच्छा का समंदर मत जिसने भी कदम रखियो, वो जिंदा पार नहीं आ सकियो। दूरों हर चमकती चीज मुझ सोनी लगे यावर, पर उसका अंदर उबलती आग का एहसास तिना तद होगा
जब तेरा सीना सड़ के तंदूर हो जाएगा और जब यह लालच की चिंगारी एक शोला बन गई ना, फिर दिन रात भी त्याड़ी दिसेगी। भूल जाएगा तेनू अपना ये शहाना अंदाज। तो मेरे हरू तू भी इस लालच का दलदल में डूब हो जाएगा। ऐसा डूबेगा कि फिर कभी बाहर नहीं आ सकेगा। तो गुड़की में फंसा हुआ पखेरू नालो तड़पेगो यावर, तड़पेगो। तो ये था डायलॉग कुछ। अब लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा जितने भी मेरे गोजरी के दोस्त हैं, कृपया गलतियां यार निकाले इस इंटरव्यू पे। मेरे को गोजरी बोलनी नहीं आती है, मैं पहले ही माफी मांग लूं। इरफान जी शुक्रिया अपना इतना कीमती समय देने के लिए। कुछ समय सीमा होती है, उस समय सीमा तक हमें इंटरव्यू करना पड़ता है, पर एक आखिरी सवाल तो जो है मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगी। इरफान जी माँ का लाडला शादी कब कर रहा है? यार ये बड़ा मतलब मुश्किल सवाल है। मतलब मैं ना मेरे से ना किसी चीज के लिए होती नहीं है सिवाय इस चीज के। देखिए अभी क्या है कि अभी काम करना शुरू किया है, तो आप हमारे हिंदुस्तान में देखेंगे कि जितने कवारे हैं ना, कसम से उन्होंने नाम बना लिया अपना। मोदी जी, योगी जी, सलमान खान, अपने राहुल गांधी, इरफान चौधरी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से जब कोई शादी करेगा तब मैं सोचूंगा शादी के। हालांकि ऐसा होना नहीं है, तो मतलब जो कि जस्ट अ पार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी का अभी सही में प्लान किया नहीं है इस चीज के लिए। तो मेरे को सही लड़की का वेट कर रहे हैं। सही लड़की नहीं, मेरे को फ्रीडम पसंद है। अच्छा। तो मैं बड़े आजाद ख्याल का हूँ, घूमने फिरने वाला हूँ। तो अगर गलती से कोई ऐसी मिल गई जिसने मेरे को कुड़की में फंसा हुआ पखेरू नारू पकड़ लिया तो लाइफ मतलब हेल हो जाएगी। तो इसलिए अभी प्लान नहीं है। अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ। तो अभी मैं जिंदगी जी लूँ कुछ साल, देखेंगे फिर क्या बनता है। बट हाँ, आपके बहुत खास कुछ लोग आपकी लाइफ में होते हैं, तो मुझे नहीं लगता वहां पे शादी की जरूरत पड़ती है। वो ऑलरेडी है एंड आई एम हैप्पी। इरफान जी शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। तो दर्शकों, ये थे इरफान चौधरी जी, जो कि एक बेहतरीन एक्टर हैं और अपने फील्ड में इन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया है। आप सभी को पता है द राइट न्यूज़ की ये हमेशा से मुहिम रही है कि हम देश प्रदेश के ऐसी पर्सनैलिटी से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया हो। ऐसे ही पर्सनैलिटी से आपको आगे भी मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।